हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जिसमें हमने ये भी पढ़ा कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को आप कैपिटल और स्ट्रक्चर दोनों वर्ड से रिलेट करो। कैपिटल क्या होती है? एक बिजनेस में जितना ओनर्स ने पैसा लगाया है, और स्ट्रक्चर क्या होता है? उस चीज़ का स्ट्रक्चर जो कैपिटल है। मतलब कि कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें हमारे पास जो ओनर्स का पैसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विटी या कैपिटल, राइट? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन अ बिजनेस। मतलब कि एक बिजनेस में कितना डेट के रूप में पैसा है और कितना इक्विटी के रूप में पैसा है जो कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हमने पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी के बारे में होता है, तो हम ये देख लेते हैं कि डेट और इक्विटी में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली ये तो सबको पता है कि डेट जो है वो हम डेटर्स या बोरोअर्स से लेते हैं, और जो इक्विटी है वो शेयर होल्डर्स के थ्रू होती है। डेट जिससे लेते हैं वो डिवेंचर्स के रूप में हो सकता है, और इक्विटी जो है वो शेयर्स के रूप में हो सकती है। अभी मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं डेट और इक्विटी के बीच के डिफरेंस के लिए। फर्स्ट है डेट इज टैक्स सेविंग एंड इक्विटी इज नॉन टैक्स सेविंग। ये पॉइंट हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि जो डेट है वो टैक्स सेविंग कैसे है, क्योंकि हम टैक्स पे करने से पहले ही डेट का जो इंटरेस्ट है वो पे कर देते हैं, इसीलिए डेट इज टैक्स सेविंग इन नेचर। लेकिन जो इक्विटी पे डिविडेंड दिया जाता है वो टैक्स पे करने के बाद दिया जाता है, जिस वजह से इक्विटी इज नॉन टैक्स सेविंग इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है डेट इज चीप वाइल इक्विटी इज एक्सपेंसिव। इसको आप फ्लोटेशन कॉस्ट से रिलेट कर सकते हो। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब द कॉस्ट ऑफ रेजिंग दैट काइंड ऑफ फंड्स। तो मतलब कि डेट को रेज करना चीप होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी के थ्रू फंड्स को रेज करना। Now the last point is risky. Debt is risky in nature and equity is less risky. अब बेसिकली डेट को रिस्की क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हमने किसी बाहर वाले से पैसा उठाया है तो हमें उसे रीपे करना ही होगा, चाहे हमारा वो पैसा जो हमने उससे उठाया वो हमें फ़ायदा दे या ना दे। सपोजिंगली हमने किसी इंडिविजुअल से पैसा लिया डेट के रूप में, और हमने जहाँ पे उस पैसे को इन्वेस्ट किया वो डूब गया, तो अब हम उस इंडिविजुअल को ये रीज़न तो नहीं दे सकते ना कि पैसा डूब गया हम उसे नहीं देंगे, हमें उसे पे करना ही होगा। सो दैट्स वाई डेट इज़ रिस्की इन नेचर। लेकिन इक्विटी में अगर पैसा डूब गया तो हमें अपने शेयर होल्डर्स को हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते, या फिर हमें इन्हें पैसे देने ही नहीं होते, जिसकी वजह से इक्विटी इज़ लेस रिस्की इन नेचर। Now the next topic in capital structure is financial leverage. अब basically financial leverage क्या होता है? It is just debt upon equity. मतलब कि financial leverage में हम क्या निकालते हैं कि हमारी जो कैपिटल है उसमें से कितना हिस्सा डेट का है और कितना इक्विटी का है, या फिर कितना हिस्सा डेट का है टू द टोटल कैपिटल, दैट इज डेट प्लस इक्विटी। मतलब फाइनेंशियल लेवरेज में या तो हम ये निकालेंगे कि हाउ मच डेट वी हैव इन कंपैरिजन टू इक्विटी, और हाउ मच डेट वी हैव इन कंपैरिजन टू द टोटल कैपिटल, दैट इज डेट प्लस इक्विटी। तो ये होता है फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला, डेट अपॉन इक्विटी या फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। अब बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज का यूज़ कहाँ पे होता है? एक्चुअली फाइनेंशियल लेवरेज को हम यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारी जो कंपनी है उसको कितना फाइनेंशियल रिस्क है या नहीं है। बेसिकली अभी हम कैसे पता लगाते हैं? एक्चुअली फाइनेंशियल लेवरेज में हम ये पता लगाते हैं कि डेट का कितना प्रोपोर्शन है टू द कैपिटल। अगर हमारा सपोजिंगली डेट का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है टू द कैपिटल, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वी आर ऑन अ रिस्क, क्योंकि मैंने बताया कि डेट इज़ मोर रिस्की नेचर एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो मतलब कि अगर हमारा डेट ज़्यादा है तो इसका मतलब कि हमने बाहर से पैसा ज़्यादा उठाया। बाहर से अगर हमें पैसा ज़्यादा उठाया है
तो हमारे पास रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि हमें उन्हें उसे रीपे करना ही करना होगा। इसीलिए इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लेवरेज, मतलब अगर फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज हुई तो उसका मतलब क्या हुआ कि डेट इज मोर देन इक्विटी, राइट। इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स डेट इज मोर देन इक्विटी, विच मीन्स दैट फाइनेंशियल रिस्क विल इंक्रीज। अब देखो डेट ज़्यादा है इक्विटी से, डेट में ज़्यादा रिस्क होता है, इक्विटी में कम रिस्क होता है, तो मतलब डेट ज़्यादा है तो हमारी कंपनी के लिए फाइनेंशियल रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो मतलब कि अगर फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज होता है एंड वाइसा वर्सा। तो ये तो हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल लेवरेज होती क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू द कैपिटल। अब हमने ये भी देख लिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट करता है। लाइक सपोजिंगली हमें अगर हमारे पास ज़ीरो डेट है तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना बेनिफिट होगा, या फिर अगर हमारे 50% डेट है तो उससे हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं, ऑब्वियसली आप देखो मैं जो बता रही हूँ इसमें हम शेयर होल्डर्स को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी और हर कोई यही चाहेगा कि जो ओनर है उसका बेनिफिट हो। तो बेसिकली अब हम कुछ केसेस करेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डेट अगर इतनी परसेंटेज में होगा तो उसका शेयर होल्डर्स पे उनका जो डिविडेंड है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगी, उन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है ताकि हम जो ये केसेस करें ये आसानी से आप सॉल्व कर पाएं। तो ये मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं, इनको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट मैंने लिखा है फाइनेंशियल लेवरेज का, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी वाला। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पैसा हमारे पास था उसको हमने जहाँ पे इन्वेस्ट किया तो वहाँ से हमें कितना रिटर्न मिला, उस रिटर्न को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल इनटू 100, मतलब कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में जितना कैपिटल हमने उस प्रोजेक्ट में लगाया इनटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि हम ये निकालते हैं कि हमारी कंपनी में जितने प्रॉफिट्स हुए हैं जब हम उनको हमारे इक्विटी शेयर जितने हमारे पास है उनसे डिवाइड करेंगे तो मतलब कि हमें हर शेयर पे कितना पैसा देना है एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो देखो इसका फॉर्मूला EAT, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अब ये जो EBIT EAT जो मैंने टर्म्स बताए इनको मैं यहाँ पे देखो मैंने पूरी टेबल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप अर्निंग को प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। PBIT मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि वो प्रॉफिट जिसमें से हमने अभी इंटरेस्ट भी नहीं दिया है और ना ही टैक्स पे किया है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट कौन सा होता है जो हमें डेट पे पे करना होता है। तो हम ये इंटरेस्ट माइनस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब कि पहले हमारे पास था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर जब हमने इंटरेस्ट पे कर दिया तब हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से हम पे करेंगे टैक्स, और फिर उसके बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसमें से हम देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। देखो ये जो था ये दिया जाता है डेटर्स को, सॉरी डेटर्स को नहीं, क्रेडिटर्स को, या जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं या फिर जिनसे हमने पैसा उधार लिया है, ये इंटरेस्ट उनको दिया जाता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो ये थे फॉर्मूले। अब बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज में हम ये पता लगाते हैं डेट अपॉन इक्विटी। तो इसके कुछ केसेस हैं जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि अगर डेट ज़्यादा होगा तो उसका ROI और EPS पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर डेट कम होगा तो ROI और EPS और EBIT पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम मतलब कि हम ये पढ़ेंगे कि
कि डेट अपॉन इक्विटी दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज का EBIT, EPS और ROI पे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो इसके लिए हम 3 केस लेंगे। अभी मैं आगे इन केसेस को कराऊंगी। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज फॉर डूइंग दैट क्वेश्चंस। चलिए, मैंने फर्स्ट केस लिया है। ये पहले हमें इंफॉर्मेशन दी है कुछ, जिसमें लिखा हुआ है कि फंड जो है वो 30 लाख के हमने यूज़ किए हैं कैपिटल से। इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% पर एनम है। टैक्स जो है वो 30% है। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर PBIT कितना है 4 लाख। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके मैं तीनों केसेस को आपको समझाऊंगी। फर्स्ट केस है जिसमें डेट है 0, मतलब वी हैव नो डेट। तो अब हमारे पास डेट नहीं है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ EPS निकालना, राइट। अब EPS का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। EPS का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हमने देखा कि यार इक्विटी ना तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है और ना ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो पहले हम क्या करते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 4 लाख। चलो इसको न्यूमेरिकल्स में लिख लेती हूँ, राइट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दिया हुआ है। अब इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। अब मुझे देख के बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। हमने देखा इंटरेस्ट 10% है, लेकिन डेट हमारे पास है ही नहीं, तो मतलब कि इंटरेस्ट क्या होगा? 0। तो मतलब कि अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी आ गई? 4 लाख, राइट। देखो, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करना था, लेकिन हमने देखा कि डेट तो हमारे पास है ही नहीं, तो मतलब हमें इंटरेस्ट भी पे नहीं करना होगा, जिसकी वजह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स सेम आ गए। अब हम इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। अब बेसिकली टैक्स रेट कितना है? 30%। 30% ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा? 4 लाख का 30% दैट इज 1,20,000। तो मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी बच जाएगी? 2,80,000, राइट। अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरे पास कितनी आ गई? 2,80,000। अब ये तो हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई। अब हमें नेक्स्ट निकालना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आप इसमें देखो, हमें तो इक्विटी शेयर से रिलेटेड कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी, या फिर कोई शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी। तो हम क्या करते हैं? फंड्स को ब्रेक करते हैं डेट और इक्विटी में। फंड्स किसका सम होते हैं? डेट का और इक्विटी का, राइट। डेट्स हमारे यहाँ पे कितने हैं? 0। तो इक्विटी कितने की हो गई? होल 30 लाख की इक्विटी हो गई हमारे पास। तो मतलब कि हमारे पास जो शेयर्स हैं वो कितने के हैं? 30 लाख के, राइट। 30 लाख के शेयर्स हैं हमारे पास, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि नंबर कितना है। एक्चुअल में ये एक एजम्पशन ली जाती है कि अगर हमें ये नहीं दे रखा कि जो शेयर है वो कितने रुपीज़ में इशू किया गया है, तो हम उसे 10 रुपीज़ का मानते हैं। We always assume that the share is of ₹10 if the value of share is not given. तो हमें वैल्यू नहीं दे रखी शेयर की, तो हम उसे 10 रुपीज़ का मानेंगे। और अगर 30 लाख है, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आ जाएंगे मेरे पास? 3 लाख। 30 लाख रुपीज़ के शेयर्स थे मेरे पास, जो कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है। तो मैंने 30 लाख को 10 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 3 लाख शेयर्स आ गए। तो क्या मैं अब अर्निंग पर शेयर निकाल सकती हूँ? अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज 2,80,000 अपॉन में 3 लाख, एंड इट विल बी अराउंड 0.93। मतलब कि हर एक शेयर पे शेयर होल्डर्स को 0.93 रुपीज़ का अर्निंग मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट केस। इसमें मैं ROI भी बता देती हूँ आपको। ROI कैसे निकलता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज 4 लाख अपॉन में कैपिटल दैट इज 30 लाख इंटू में 100। तो मैं इसके जीरोस कट कर देती हूँ, राइट। दिस विल बी 40/3 इन परसेंटेज। आप इसको आगे सॉल्व कर लेना।
तो हमारा EPS इसमें कितना आ गया 0.93 और ROI कितना आ गया 40/3, दैट विल बी अराउंड 13.33। कुछ ऐसा आंसर आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का व्हेन डेट इज ज़ीरो। ये ध्यान रखना है कि जब हमारा डेट ज़ीरो है इस केस में तो EPS कितना आया 0.93 एंड ROI कितना आया अराउंड 13.33। तो ये तो था फर्स्ट केस। अब हम करेंगे सेकेंड केस। सो नाउ आई हैव टेकन द नेक्स्ट 2 केसेस, जिसमें सेकेंड केस में डेट है 10 लाख रुपीज़ का और थर्ड केस में डेट है 20 लाख रुपीज़ का। तो इसमें दोनों में सेम है EBIT 4 लाख, राइट, EBIT 4 लाख। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा 10 लाख का 10% दैट इज 1 लाख, राइट। तो मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया 3 लाख, जिसमें से अब मैं माइनस करूंगी टैक्स। तो टैक्स कितना है 30% ऑफ EBT, 30% इसका कितना हो जाएगा 90,000। तो मेरे पास 2,10,000 आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। देखो मैंने EBIT लिया 4 लाख, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया 10 लाख रुपीज़ का 10% 1 लाख। मेरे पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स दैट इज 3 लाख, उसमें से माइनस किया टैक्स 30% ऑफ EBT दैट इज 90,000। फिर मेरे पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अब मैं इसका निकालती हूँ EPS। EPS के लिए मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 2,10,000, राइट। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला। इसमें देखो आप डेट मेरा कितने का है 10 लाख का, तो इक्विटी कितने की हो गई 20 लाख की, राइट। अब 20 लाख की है मेरी इक्विटी और एक शेयर कितने रुपए का होता है 10 रुपये का। तो मतलब कि मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आ गए 2 लाख। हमें अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाले तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी इशूड बाय शेयर्स अपॉन में अमाउंट ऑफ 1 शेयर। तो वो मैंने डिवाइड किया 20 लाख को 10 से, तो आ गया 2 लाख। तो मेरा EPS यहाँ पे आ गया 1.05। तो ये तो था सेकेंड केस। मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ। फर्स्ट केस में मेरा EPS कितना आया था 0.93, सेकेंड केस में आया है 1.05। अब मैं लेती हूँ थर्ड केस। थर्ड केस में भी EBIT सेम है। अब मैं इसमें से माइनस करूँगी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 10%, लेकिन 20 लाख का, सो 2 लाख। तो मेरे पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लाख। अब मैं 2 लाख का 30% माइनस करूँगी टैक्स के रूप में, दैट इज 60,000। तो मेरे पास कितना आ गया 1,40,000। ये क्या हो गया मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई 1,40,000। अब इस केस में देखो मेरे पास डेट जो है वो 20 लाख का है, राइट। तो मेरे पास इक्विटी कितने की हो गई 10 लाख की। अब मैं 10 लाख को 10 से डिवाइड करूंगी तो मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आ जाएंगे 1 लाख। तो EPS में कैसे निकालूंगी 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट विल कम 1.40। तो मैं लिख लेती हूँ कि थर्ड केस में मेरा EPS कितना आया है 1.40। मतलब कि फर्स्ट केस जब मेरा डेट 0 था और इक्विटी 30 लाख की थी तब मेरा EPS कितना आया 0.93। सेकेंड केस जिसमें डेट 10 लाख का था उसमें मेरी इक्विटी पे अर्निंग पर शेयर आई 1.05 की और थर्ड केस में आई 1.40। तो अब ये देखो आप कि जैसे जैसे हमने डेट इंक्रीज किया वैसे वैसे हमारी अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हुई। यहाँ पे डेट कितना था इसको भी मैं नीचे लिख लेती हूँ। फर्स्ट केस 0.93, राइट। फर्स्ट केस में 0.93 थी, सेकेंड में 1.05 एंड थर्ड में 1.40। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे डेट इंक्रीज हुआ, इसमें डेट कितना था 0, इसमें 10 लाख एंड इसमें 20 लाख। तो जैसे जैसे मैंने डेट इंक्रीज किया वैसे वैसे ही मेरा अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हुआ। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब कि जब हम डेट इंक्रीज करेंगे अगर उसकी वजह से हमारा अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होता है
सो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द टर्म व्हेन आवर अर्निंग पर शेयर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द डेट ऑफ अ कंपनी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा डेट इंक्रीज हुआ इन प्रोपोर्शन टू इक्विटी, तब हमारा अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हुआ एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ये जो अर्निंग पर शेयर है ये एक्चुअली इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो इन तीनों केसेस में सेम रहेगा। आप इन तीनों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो वो सेम रहेगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ कंसीडर नहीं किया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन डेट, मतलब कि डेट जब इंक्रीज होगा उसकी वजह से जब हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा तो उसे हम कहेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे हमें डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितना डेट चाहिए, कितना इक्विटी चाहिए अपनी कैपिटल में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब किन फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट को रखना है और कितना इक्विटी को। तो पहले ही मैं बता रही थी उसके लिए मेमोरी टेक्निक जो है वो है TDS से फ्रिक होंगे। अब बेसिकली जो फ्रिक है इसे आप ये वाला फ्रिक समझ लो, ठीक है। और TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो मतलब कि ये जो इंटरेस्ट पे जो टैक्स डिडक्ट होता है उससे फ्रिक होके हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के। एक बार फिर से TDS दैट इज जो इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्ट होता है उससे फ्रिक होके हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे किसके, कैपिटल स्ट्रक्चर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देखती हूँ कि TDS कौन कौन से पॉइंट से हैं। T से है टैक्स पॉलिसी। अब टैक्स पॉलिसी को आप डेट और इक्विटी में से रिलेट कर सकते हो। बेसिकली डेट और इक्विटी में से कौन सा टैक्स सेविंग होता है, डेट। तो मतलब कि अगर टैक्स पॉलिसी में टैक्स इंक्रीज हो जाएगा तो मैं क्या चाहूँगी कि जो मेरे डिबेंचर्स हैं या जो मेरे डेट है उसको मैं इंक्रीज कर दूँ, क्योंकि जो डेट है दैट इज टैक्स सेविंग इन नेचर। मतलब अगर मेरे टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज हो गए तो मैं यही चाहूँगी कि मेरा डेट इंक्रीज हो, मतलब मैं डेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ या मेरी कैपिटल का ज़्यादा प्रोपोर्शन डेट का हो। और उल्टा एंड वाइस वर्सा दैट इज अगर टैक्स रेट जो है वो डिक्रीज हो गए, मतलब कि अगर मैं डेट में इन्वेस्ट करूँगी तो मेरे को ज़्यादा टैक्स सेव करके नहीं देगा, क्योंकि टैक्स रेट तो ऑलरेडी बहुत कम है। तो मैं डेट में इन्वेस्ट करने की जगह शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहूँगी या फिर शेयर्स का ज़्यादा प्रोपोर्शन अपनी कैपिटल में रखूँगी। तो मतलब टैक्स रेट अगर इंक्रीज होगा तो मैं डेट के साथ जाऊँगी, और अगर टैक्स रेट डिक्रीज होगा तो मैं शेयर्स के साथ जाना प्रेफर करूँगी। नाउ नेक्स्ट है D से डेट सर्विस कवरेज रेशो। अब बेसिकली जो डेट सर्विस कवरेज रेशो है इसका एक फॉर्मूला है, ऑल्दो इसका एक फॉर्मूला आता नहीं है लेकिन फिर भी दिया हुआ है, दैट इज पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड दिया जाता है प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। ये इसका फॉर्मूला होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो को निकालने का, दैट इज DSCR। अब एक्चुअली ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो हम निकालते क्यों हैं? बेसिकली ये रेशियो हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता लगा सके कि जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो कैश है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो कैश है या जो कैश हमने अपने ऑपरेशन से जनरेट किया है, मतलब जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उनसे जो कैश हमने जनरेट किया है वो हम कितना यूज़ कर सकते हैं अपने अदर ऑब्लिगेशंस को मीट करने में या फिर इंटरेस्ट को मीट करने में। मतलब कि डेट सर्विस कवरेज रेशो एक्चुअली इट इज़ बेटर देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब कोई पूछेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, आगे ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी पॉइंट आएगा। अभी आप बस ये पढ़ लो कि इट इज़ बेटर देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो, क्योंकि डेट सर्विस कवरेज रेशो में हम ये देखते हैं
कि कोई भी कंपनी जिसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उससे जो कैश जनरेट हो रहा है वो उसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है अपनी अदर एक्टिविटीज़ को, अदर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। इन शॉर्ट डेट सर्विस कवरेज रेशियो से हम क्या पता लगाते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेटेड कैश से कितना अपनी अदर एक्टिविटीज़ को फंड कर पा रही है। नाउ द नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट, एस से TDS, T से टैक्स पॉलिसी, D से DSCR और S से स्टॉक मार्केट। अब बेसिकली स्टॉक मार्केट की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। सपोजिंगली अगर स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनी की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है तो हमें आराम से शेयर होल्डर्स मिल जाएंगे और हम फंड्स रेज कर पाएंगे थ्रू शेयर्स। लेकिन अगर हमारी जो कंपनी है उसकी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है स्टॉक मार्केट में, या फिर स्टॉक मार्केट अच्छे से नहीं चल रही है, तो क्या हमें शेयर होल्डर्स मिल पाएंगे? क्या जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे। तो उस केस में हमें डेट के साथ जाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यही लिखा है, इफ़ स्टॉक मार्केट इज़ एट बूम और या फिर हमारी कंपनी की जो पोजीशन है वो स्टॉक मार्केट में अच्छी चल रही है तो हमें आराम से इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा रेज कर पाएंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, हमें लॉसेज हो रहे हैं एंड ऑल दैट, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स है जो हमारी कंपनी में खरीद सकते थे अब वो नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि यार हमारी कंपनी तो लॉस में जा रही है, तो कोई भी अपना पैसा लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसीलिए उस केस में हमें डेट के साथ ही जाना पड़ेगा। तो ये थे 3 पॉइंट्स। आगे हम पढ़ेंगे ये जो फ्रिक है इससे रिलेटेड पॉइंट्स, ये थे T से, D से और S से। Now the next is F से and R से, basically which was related to fric, right? तो F से 2 पॉइंट्स है, that is flotation cost and flexibility। अब flotation cost क्या होती है? basically the cost incurred to raise the funds, ये मैंने आपको बताया था। और flotation cost किसमें ज़्यादा होती है? basically flotation cost is higher in debentures और shares, लेकिन जो कम होती है इनके कंपैरिजन में वो होती है बैंक लोन में। मतलब कि बैंक लोन में जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम होती है रादर देन डिबेंचर्स और शेयर्स। तो अगर किसी कंपनी को चाहिए कि उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो तो वो बैंक लोन के साथ जाए, लेकिन अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा भी हो तो वो डिबेंचर या शेयर्स के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी का क्या होता है? एक्चुअली हर एक कंपनी में ये सेट होता है कि वो मैच टू मैच कितना डेट रेज कर सकते हैं या कितना इक्विटी के थ्रू रेज कर सकते हैं। लाइक आपने ये पढ़ा भी होगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में, पढ़ा है ना? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितने होते हैं कि मतलब कि सिर्फ इतना पैसा ये कंपनी शेयर्स के थ्रू रेज कर सकती है। तो हमें इनको भी मद्देनज़र देखना होगा। लाइक सपोज ऐसा नहीं है कि एक टाइम आया हमारी कंपनी बहुत अच्छी थी, हमने सारे इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए और फिर बाद में हमारे पास एक भी इक्विटी शेयर नहीं बचा इशू करने के लिए। तो मतलब कि हमें डेट और इक्विटी के बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए। बैलेंस बना के इसलिए चलना चाहिए ताकि फ्यूचर में जब भी हमें दोनों में से कुछ भी रेस करना हो तो हम रेस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आर से 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बेसिकली अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो मतलब कि हम अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसा देंगे, क्योंकि जो डिबेंचर्स वगैरह है उनको तो हम फिक्स्ड इंटरेस्ट ही देंगे ना। अगर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो हम डिबेंचर्स को नाउ जो अब हम फ्रिक पढ़ रहे थे उसमें से हमने F और R को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं I और C को। I से सिर्फ एक पॉइंट है, दैट इज ICR मतलब कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसे निकलता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट इंटू 100, या फिर आप इंटू 100 नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में हम क्या करते हैं?
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं। मतलब कि हमारे पास कितना प्रॉफिट या कितनी अर्निंग है जिसमें से हमें इंटरेस्ट पे करना है। अगर बेसिकली हमारा ICR ज़्यादा आता है या अच्छा आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कंपनी जो है वो गुड पोजीशन में है इंटरेस्ट को पे करने के लिए, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं या जो बोरोवर्स हैं उन्हें लगेगा कि हाँ ये हमारा लोन पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क डिक्रीज होगा। मतलब कि अगर हमारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो मतलब कि वो इंटरेस्ट को इजीली रीपे कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल रिस्क जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब कि इंक्रीज इन ICR मीन्स दैट अ डिक्रीज इन द फाइनेंशियल रिस्क। नाउ लास्ट है C से 4 पॉइंट्स, दैट इज फर्स्ट है कैश फ्लो। अब हमें ये देखना है कि हमारे कैश फ्लो को कैपिटल स्ट्रक्चर कितना इफेक्ट करेगा। लाइक सपोज हम डेट और इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं, अगर हम डेट के थ्रू रेज करेंगे तो वो हमारी डे टू डे की जो कैश फ्लो है उसको कितना इफेक्ट करेगा। जो हमें लाइक सपोज इंटरेस्ट पे करना है, क्या वो हमें पर मंथ करना है या फिर एनुअली करना है, तो किस बेसिस पे हमें इंटरेस्ट पे करना है और वो कैसे हमारी कैश फ्लो को इफेक्ट करेगा। अगर हमारी कंपनी सपोज ऐसी है जिसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या ये चाहेगी कि उसको पर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़े, तो वो नहीं चाहेगी ना, क्योंकि उसके पास तो इतना कैश फ्लो है ही नहीं। तो इसीलिए कैश फ्लो को भी एक फैक्टर माना गया है कि मतलब हम ये भी कंसीडर करें कि हमारी कंपनी की कैसी सिचुएशन है, जिस बेसिस पे हमें डेट या इक्विटी में से पैसा उठाना चाहिए और वो कैसे हमारी कंपनी की कैश फ्लो को डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ है जिनमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है उनको कैसे इफेक्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब आप यहाँ से इंटरेस्ट रेट से भी मान सकते हो। मतलब कि अगर सपोजिंगली आपको एक जगह पे डेट मिल रहा है 10% पर एनम का, लेकिन एक जगह पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको 8% पर एनम पे डिविडेंड अगर आप हमें दोगे तो हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हमें कॉस्ट कम पड़ रही है। ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमें 2% का फ़ायदा हो रहा है, तो हम ये भी कंसीडर करेंगे कि कहाँ पे कम इंटरेस्ट पे, कम डिविडेंड पे, कम रेट पे हमें फंड्स अवेलेबल हो पाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है कि बेसिकली डेट में जो है वो कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता और इक्विटी में या फिर जो शेयर कैपिटल होती है उसमें डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि डेट में जिससे हम पैसा रेज करते हैं दे आर द आउटसाइडर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन शेयर कैपिटल में जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमारी कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट ना हो तो हमें डेट के साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कंट्रोल डाइल्यूट भी हो गया तो हम शेयर कैपिटल के साथ भी जा सकते हैं। नाउ द लास्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। अब बेसिकली हम अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले आसपास की मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं जो हमारे साथ कंपटीशन में है, हम उनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी एक बार देखते हैं कि आखिर इन्होंने कोई ऐसी टेक्निक यूज़ की है जो हम भी यूज़ करें तो हमें फ़ायदा हो सकता है। तो ये है लास्ट पॉइंट, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। आज हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में। डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।